हाय गाइस, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हक आपका। देखिए, आज हम वीडियो डे 8 की बात करेंगे संकल्प सीरीज की। और उससे पहले मैं आपको 1 मिनट बस आपकी आज और लूंगा। देखिए, मीनिंग परीक्षा में पूछे जाने वाले सभी प्रश्न हमने यहाँ पर जो जो खाता बही से पूछे जा सकते हैं और पूछे जाते हैं, वो हमने सभी इसमें इंक्लूड किए हैं। और आज आ देखिए जरा किसमें कितना है दम। और ये दम देखा जाएगा आज आपके टेस्ट से। आज आपका टेस्ट होगा, आज आपकी परीक्षा होगी। और उस परीक्षा परीक्षा का आपका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप इस वीडियो को देखने के बाद या वीडियो से पहले इस लिंक पर क्लिक करके आप अपने आप को चेक करते हैं, कर सकते हैं कि आपकी तैयारी कितनी है। जैसे ही आप परीक्षा पर क्लिक करेंगे, तुरंत आपको अपना रिजल्ट दिख जाएगा। तुरंत ही आपको अपना रिजल्ट दिख जाएगा कि हाँ, आपने कितना सही किया है, कितना गलत किया है। परीक्षा का टाइम होगा, आपको टाइम से ही करना है और आप एक बार ही अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज की क्लास को। लेट्स बिगिन। सो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, ग्रुपिंग द सिमिलर आइटम एंड एंड ट्रांसफरिंग similar item and transferring those the respective account is known। तो सिमिलर अकाउंट को, जो एक ही प्रकार के मद होते हैं, उनको समूहबद्ध करना, करके उन्हें संबंधित लेखों में अंतरित करना, तो इसको क्या कहते हैं? जर्नलाइजिंग कहते हैं, लेजर एडजस्टमेंट कहते हैं, पोस्टिंग कहते हैं, प्रिपरेशन ऑफ द ट्रायल बैलेंस कहते हैं, या आपके पासिंग ऑफ एडजस्टमेंट कहते हैं। तो इसका सही आंसर होगा आपका पोस्टिंग। उसको कहा जाता है पोस्टिंग। पोस्टिंग क्या है? देखिए, जब भी कोई ट्रांजैक्शन होता है, तो उस ट्रांजैक्शन के होने के समय एक बनाया जाता है आपका सपोर्टिंग वाउचर। क्या बनाया जाता है? सपोर्टिंग वाउचर तैयार किया जाता है। बाद में जब अकाउंटिंग की जाती है, तो एक अकाउंटिंग वाउचर इसके बेसिस पर तैयार किया जाता है। अकाउंटिंग वाउचर तैयार किया जाता है। ठीक है, सपोर्टिंग वाउचर, फिर अकाउंटिंग वाउचर, और इसके बाद इसकी एंट्री पास की जाती है आपके जर्नल में। और जब आप जर्नल में एंट्री पास कर देते हैं, उसके बाद देखिए, जर्नल में तो सभी तरह की एंट्री होंगी। राम की भी होंगी, श्याम की भी होंगी, अमन की होंगी, अलीश की होंगी, एंजल की होगी, सभी की होंगी इसमें। तो इन सभी एंट्री को अलग अलग अकाउंट बनाकर, जैसे राम का अकाउंट अलग बनाएंगे, श्याम का अलग बनाएंगे, अमन का अकाउंट अलग बनाएंगे, एंजल का अकाउंट अलग बनाएंगे, अलीश का अकाउंट अलग बनाएंगे। तो ये सब जो अकाउंट बनाए जाते हैं, इन सब में यहां से उठा उठाकर एंट्री ट्रांसफर कर देंगे। एंट्री क्या कर देंगे? पोस्टिंग कर देंगे एंट्री की। तो इसको क्या कहते हैं? पोस्टिंग। और ये जो सभी अकाउंट्स बनाए जा रहे हैं, ये होते हैं आपके लेजर में। तो ये किस में काम हो रहा है? आपके लेजर में ये काम हो रहा है। इसको बोलते हैं लेजर बही और खाता बही। लेजर कहते हैं या खाता बही इसको बोला जाता है। तो जर्नल से लेजर में ट्रांसफर करने को क्या बोलते हैं? पोस्टिंग कहते हैं। ये आपको याद रखना है। साथ में आपको ये भी पता होना चाहिए कि लेजर में कहां से ट्रांसफर होते हैं ट्रांजैक्शन। ये लेजर से ट्रांसफर होते हैं। और जहां पर लेजर की जगह कैश बुक हाँ, और ये लेजर कौन सी बुक होती है आपकी? तो ये प्रिंसिपल बुक होती है। और जनरल कौन सी बुक होती है? प्राइमरी बुक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बही खाते का उद्देश्य है। द पर्पज ऑफ द लेजर इज। लेजर का उद्देश्य क्या होता है? लेजर बनाया क्यों जाता है? क्लासिफाई एंड ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन को क्लासिफाई करने के लिए, ग्रुपिंग ऑफ ट्रांजैक्शन, या फाइंड बैलेंस इन द ईच अकाउंट, या ऑल ऑफ द अबव। यह सभी को करने के लिए। तो सही आंसर होगा आपका डी। देखिए, जब आप लेजर बनाते हैं, तो लेजर में आप क्या काम करते हैं? लेजर में आप अकाउंट्स बनाते हैं, काफी सारे अकाउंट जब सभी बनाते हैं, तो आप क्या कर रहे हैं? ये जब आप एक बड़ी सी चीज को, मतलब एक जगह आपके जर्नल के जो लेखे हैं, जब आप इस बड़ी सी चीज को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हो, अलग अलग तोड़कर इसको एनालिसिस करते हो, तो इसको हम बोलते हैं, छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ने को, क्लासिफिकेशन। तो आप क्लासिफिकेशन करते हैं किसका? ट्रांजैक्शन का। तो ये बात सही है। उसके बाद ग्रुपिंग कर रहे हैं आप। जैसे कि यहाँ पर अगर बात करें, तो यहाँ अमन का अकाउंट है, ठीक है, यहाँ एंजल का अकाउंट है। तो ये जो एंजल का अकाउंट है, एंजल के जितने भी ट्रांजैक्शन होंगे, वो सब एंजल के अकाउंट में एक जगह इकट्ठे होते हैं, एक ग्रुप में होते हैं। तो ये जो आप ग्रुप बनाए हैं अलग अलग, तो आप ग्रुपिंग भी कर रहे हैं इसमें। और दूसरा, जब आप अकाउंट बनाते हैं कोई भी, तो इस अकाउंट का आप देखते हैं कि डेबिट साइड ज्यादा आ रही है, क्रेडिट साइड आ रही है इस अकाउंट की। जो भी साइड ज्यादा आ रही है, इसमें आप क्या करते हैं? बैलेंस निकाल लेते हैं कि कौन से का बैलेंस
कौन सी साइड में बैलेंस आ रहा है। ठीक है, तो इसमें आप बैलेंसिंग भी करते हैं, यहां से लेजर में पता चल जाता है कि किस अकाउंट का कितना बैलेंस होता है। बैलेंस करना आप पे आता होगा। जैसे बात करें कि ये आपका कैश अकाउंट है, अगर बात करें कैश अकाउंट है और कैश अकाउंट आपका यहां से शुरू होता है, टू कैपिटल लिख देते हैं यहाँ पर, और कैपिटल आपकी 1 लाख रुपीज है। इसमें बाद में आप रेंट में खर्च करते हैं, रेंट अकाउंट, सैलरी अकाउंट देते हैं। और अगर आपकी इधर की टोटल जो आता है वो 80,000 आता है, तो आप देखेंगे, देखिए इधर पैसा कम आ रहा है तो इधर लिख देंगे कितना कम आ रहा है, 20,000। तो यहां पर आप लिख देंगे 20,000। अब इसको बोलते हैं बैलेंस। ये क्या है आपका बैलेंस, ये किस साइड आता है, जिस साइड पैसा कम आ रहा है। लेकिन आपको ये भी याद रखना है, अकाउंट्स में आपको ये भी याद रखना है, वरना गलत हो जाएगा आपका सब कुछ। अगर इसके बाद ये क्या बना रहे हैं आप, लेजर, लेजर में काफी अकाउंट बनते हैं, उसके बाद आप क्या बनाते हैं लेजर से, ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। तो जब आप ट्रायल बैलेंस बनाएंगे तो आपको ये याद रखना है कि ये जो बैलेंस आ रहा है, ये बैलेंस डेबिट का है या क्रेडिट का। देखिए लिखा कहाँ हुआ है, ये लिखा हुआ है क्रेडिट साइड, लेकिन ये बैलेंस कहलाएगा डेबिट का। अगर आपसे पूछे कि कैश अकाउंट का कौन सा बैलेंस है, तो आप कहेंगे डेबिट बैलेंस है। ये नहीं कि लिख रहा आपका क्रेडिट में है। देखिए बात सुनिए आप, आपके पापा ने आपको पैसे दिए, कितने दिए, 80,000 रुपए दिए। ठीक है, आपने इसमें से खर्च कर दिए 60,000 रुपए। ठीक है, तो जो पापा ने दिए थे, एक तो ये हो गए, और ये क्या है, 60,000 रुपए आपके, आपका खर्चा। तो अगर मैं पूछूं बचा क्या, अब आपके पास बचा 20,000 रुपए। मैं यूं कहूं कि ये खर्चा बचा है या आपके पापा के दिए हुए बचे हैं, तो ये पापा के दिए हुए तो बचे हैं, मतलब ज्यादा में से कम करके ज्यादा वाले तो ही बचेंगे बैलेंस। पापा ने जो दिए वही तो बचे आपके, खर्चा थोड़ी ना बचा, खर्चा तो आपने कम कर दिया 80,000 में से। इसी तरह से यहां पर बात हो रही है कि इधर तो 1 लाख है ही, इधर 80,000 है, तो 1 लाख ही तो बचेगा। तो ये जो बैलेंस यहाँ लिखा हुआ है, ये आपका क्या होता है, ये डेबिट साइड का होता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, बैलेंस जो साइड में लिखा हुआ है उस पर नहीं जाना, दूसरी साइड का कहना है कि ये डेबिट साइड का बैलेंस होता है। अदरवाइज आप अपना ट्रायल बैलेंस गलत कर देंगे अगर आपने ये बात सही नहीं करी। और इसके बाद हम ट्रायल बैलेंस की भी बातें करेंगे नेक्स्ट उसमें, क्योंकि लेजर के बाद ट्रायल बैलेंस ही आता है और वहां से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसका आंसर क्या था, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेल्स बुक इज अ रिकॉर्ड ऑफ, सेल्स बुक किस चीज का रिकॉर्ड होती है, तो देखिए सेल्स बुक रिकॉर्ड होती है आपकी सेल का रिकॉर्ड होती है। सेल को बताती है कि कितनी सेल हुई, लेकिन कौन सी सेल, कैश सेल को बताती है या ओनली सेल अगर आपने एसेट किया उसको बताती है, क्रेडिट सेल को बताती है। तो ये बताती है आपकी ओनली क्रेडिट सेल को, मतलब आपने उधार कितना, कितना उधार आपने सेल की है उसको ये आपकी बताती है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, सेल्स बुक। और ये कहाँ आती है आपकी, ये सभी, ये आपकी सब्सिडायरी बुक भी होती है, सहायक बहियां। ये कौन सी होती है, सहायक बहिया भी होती है। किसकी सहायक बहिया होती है, ये आपके जर्नल करने की, रिकॉर्डिंग करने की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3 खाने वाली रोकड़ पुस्तक में प्राप्त हुई नगद छूट की प्रविष्टि की जाती है। तो आपको अगर छूट प्राप्त हुई है तो नगद प्रविष्टि कहाँ की जाएगी। देखिए मान लेते हैं ये आपकी 3 खाने वाली आपकी ये क्या है, ये आपकी 3 खाने वाली रोकड़ पुस्तक है, कैश, कैश बही है, कैश अकाउंट है, सॉरी कैश बुक है ये आपकी 3 खाने वाली। ये होगी आपकी डेबिट साइड और ये होगी आपकी क्रेडिट साइड। तो ये कह रहे हैं कि अगर आपको 3 खातों में प्राप्त हुई छूट, मतलब आपको जो छूट मिली है, जो आपने को डिस्काउंट रिसीव्ड हुआ है, तो अब डिस्काउंट रिसीव कब होगा, जब आप किसी को पेमेंट करेंगे। और पेमेंट आप कौन सी साइड लिखते हैं, देखिए यदि जहां से भी पैसा आ रहा है तो आने को तो इधर लिखते हैं डेबिट साइड में, कैश इंक्रीज हो रहा है, और पेमेंट करते हैं तो इधर लिखते हैं। जैसे आपने रेंट दिया तो इधर लिखेंगे बाय रेंट अकाउंट, बाय रेंट अकाउंट लिख देंगे। ठीक है, और एक एक कॉलम हो जाएगा आपका बैंक का, एक कैश का हो जाएगा, एक डिस्काउंट का हो जाएगा। तो आप कौन सी साइड लिखेंगे, क्रेडिट साइड में डिस्काउंट को लिखेंगे, क्योंकि आपको डिस्काउंट मिला है। और वैसे भी आपको यदि पता आपको ये बात पता ही होगी, मैंने पहले भी कही, काफी बार आपको ये बताया भी है कि आपको जब छूट मिलती है, जब आपको छूट मिलती है तो आपको वो बेनिफिट होता है, वो आपका मतलब आपके बिजनेस का वो इनकम होती है। और इनकम को हमेशा क्या करते हैं, हम क्रेडिट करते हैं। तो ये छूट भी कहाँ जाएगी, क्रेडिट साइड में जाएगी। तो आपको याद रखना है कि ये कहाँ जाती है, आपकी क्रेडिट साइड में जाती है, लिखी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और हाँ, एक बात और, अगर छूट आपको देते आप किसी को छूट, तो वो डेबिट में लिखी जाती है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
खाते के दोनों पक्षों का योग करना और अंतर को ज्ञात करना क्या कहलाता है? आपने क्या किया, एक अकाउंट था, इसको टी सेप अकाउंट बोलते हैं। ठीक है, आपका टी सेप अकाउंट था, इस तरह का अकाउंट था आपका टी सेप अकाउंट। आप क्या कर रहे हैं, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड, इनको दोनों का योग किया आपने। दोनों, इधर जो अमाउंट लिखा हुआ था आपने इस अमाउंट का, और ये जो अमाउंट लिखा था इसका यहाँ पर टोटल किया, और टोटल करने के बाद टोटल किया और अंतर किया, फिर अंतर किया। जैसे इस साइड का टोटल आया था आपका 80,000, और इस साइड आपने देखा तो इस साइड का टोटल आ रहा है केवल 60,000। तो आप क्या करेंगे, यहां पर लिख देते हैं, इधर जो भी अंतर आ रहा है जैसे 20,000, तो 20,000 यहां लिख देते हैं, लेकिन लास्ट में लिखा जाता है दोनों इक्वल आमने सामने, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये जो आया यहाँ पर इसको बोलते हैं, इस साइड लिखते हैं बाय और इस साइड क्या लिखते हैं टू। तो बाय बैलेंस सीडी लिखते हैं। तो बैलेंस सीडी कितना आ रहा है आपका 20,000। तो इस काम को, ये जो आपने डिफरेंस निकाला, इस साइड का टोटल 80,000, इस साइड का टोटल 60,000, तो आपने जो ये डिफरेंस निकाला है 20,000 का, इस डिफरेंस को निकालने को क्या कहते हैं, ये आपसे पूछा गया है। तो इसको आप क्या कहेंगे, इसको आप कहेंगे बैलेंसिंग करना, संतुलित करना। इसको क्या बोलते हैं, बैलेंसिंग करना इसको बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वित्तीय लेखांकन में खाता खतौनी की प्रक्रिया है। यूपी टीजीटी 2016 में भी यह क्वेश्चन पूछा गया है, और यूपी और बिहार में ज्यादा अंतर नहीं होता, आप इसको जरूर करें। तो इन द फाइनेंशियल अकाउंटिंग लेजर पोस्टिंग इज पर्पज ऑफ, वित्तीय लेखांकन में खाता खतौनी की प्रक्रिया क्या होती है? खाता खतौनी क्या होती है, पोस्टिंग। पोस्टिंग क्या होती है, जर्नल से लेजर में ट्रांसफर करना पोस्टिंग कहलाता है। ठीक है, तो आपसे पूछ रहे हैं कि आप वित्तीय लेखांकन में खतौनी जो कर रहे हैं इसको आप समराइज करना कहेंगे, वर्गीकरण करना कहेंगे, अभिलेखन करना कहेंगे, या आप इसको निर्वचन करना कहेंगे, मतलब इंटरप्रिटेशन कहेंगे। तो आप इसको कहेंगे क्लासिफिकेशन, क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, वर्गों में बांट रहे हैं। देखिए समराइज क्या होगा, समराइज होता आपका ट्रायल बैलेंस में। ठीक है, उसमें होगा आपका समराइज। क्लासिफिकेशन कहाँ हो रहा है, लेजर में हो रहा है। रिकॉर्डिंग कहाँ हुई थी आपकी, जर्नल में हुई थी। इंटरप्रिटेशन कब होगा आपका, इंटरप्रिटेशन होगा जब आप फाइनेंशियल एनालिसिस करेंगे, उसके बाद आपका इंटरप्रिटेशन होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। रोकड़ बही में प्रति प्रविष्टि की जाती है। देखिए प्रति प्रविष्टि इंग्लिश में आप देखेंगे तो इसको बोलते हैं कॉन्ट्रा एंट्री। देखिए हिंदी में वो कुछ भी नाम लिख सकता है, लेकिन इंग्लिश में कॉन्ट्रा ही कहेगा। तो कॉन्ट्रा एंट्री कब की जाती है, क्या पैटी कैश बुक के मेंटेन करने पर, सिंपल कैश बुक में की जाती है, ट्रिपल कॉलम कैश बुक में की जाती है, या सभी में की जाती है? तो ये जो कॉन्ट्रा एंट्री है, ये आपकी कॉन्ट्रा एंट्री की जाती है आपकी ट्रिपल कॉलम कैश बुक में। अब ये कॉन्ट्रा एंट्री होती क्या है, जैसे आप कैश बुक बनाते हैं, ये है आपकी कैश बुक। ठीक है, आप इस कैश बुक को बना रहे हैं। इस कैश बुक में आपको इतना तो पता है हमें कि इधर लिखते हैं हम अपनी टोटल जहां से पैसा आ रहा है, और इधर जहां पेमेंट जा रहा है। तो अगर हम क्या करते हैं कि ये डबल कॉलम कैश बुक है या ट्रिपल कॉलम कैश बुक है, 3 खाने वाली कैश बुक है, ये 2 वाली में भी हो सकता है। दो दो यहाँ पर आंसर नहीं था, लेकिन 2 खाने वाले में भी ये आंसर आएगा सही। कॉन्ट्रा एंट्री वहां भी होती है 2 खाने वाली में, बस 1 खाने वाली में नहीं होती, और पेटी कैश बुक में नहीं होती। अब ये कैसे होती है, देखिए आपने बैंक से पैसा निकाला, तो पैसा बैंक आपका कम हुआ। अगर हम देखें, ये तो होता है कैश का कॉलम, और ये होता है आपका बैंक का कॉलम। इसी तरह से इधर कैश का कॉलम होता है और इधर बैंक का कॉलम होता है। अब आपने क्या काम किया, आपने पैसा बिजनेस में आया। अब बिजनेस में पैसा आया कहां से, बैंक से आया। बैंक किसका था, बिजनेस का ही बैंक था। तो पैसा जब हम देते हैं तो इधर लिख देंगे, तो बैंक में से कम हो जाएगा। जैसे 1,000 रुपए आपने बैंक में कम कर दिए। इस साइड क्रेडिट में क्या होता है, जितने भी पैसे कम होते हैं, तो 1,000 रुपया कम हो गया। ठीक है, इधर लिख दिया हमने, बैंक में कम हो गया। कहाँ गया ये पैसा, ये गया कैश में। कैश मतलब जो बिजनेस में रखा गया है, वहां पहुंच गया कैश अकाउंट में। ठीक है, और यहां पर कैश में पैसा आ गया, कितना, 1,000 रुपया आ गया। कहां से आया है, बैंक से निकल कर आया, तो इसके सामने क्या लिख देंगे, बैंक अकाउंट लिख देंगे। अब आप देखिए, क्या पैसा बिजनेस के बाहर से आया है, नहीं। पैसा कहां से आया, बैंक अकाउंट भी बिजनेस का ही है, और आपका कैश अकाउंट भी बिजनेस का ही है। ये तो ऐसे हुआ जैसे आपके घर में 2 अलमीरा है, 2 अलमारी हैं, और आपने एक अलमीरा से पैसे निकाले और दूसरे अलमीरा में रख दिए, तो बिजनेस से बाहर कहीं से भी पैसा नहीं आया। तो इसको बोलते हैं कॉन्ट्रा एंट्री। और यहां पर जो आपकी कॉलम होती है,
जैसी आपकी 3 कॉलम आपकी डिस्काउंट वाली एंट्री होती है, या इधर एलएफ वाली कॉलम होती है, इसमें आप सी लिख देते हैं यहां भी, और सी लिख देंगे आप यहां भी। ठीक है, कहां पर लिखा जाता है सी? आपकी एक एंट्री बनती है, यहां नहीं, मैं डिस्काउंट की बना रहा हूं उसको, एक आपकी एंट्री बनती है यहां पर, और उसे लिख देते हैं यहां पर जेएफ नाम होता है उसका, जनरल फोलियो। तो जनरल फोलियो में सी लिख देते हैं, सी फॉर कॉन्ट्रा एंट्री, और ये बताती है कि ये जो ट्रांजेक्शन हुआ है केवल बिजनेस में ही हुआ है, बाहर से ना पैसा आया है और बाहर ना पैसा गया है। तो सही आंसर आपका क्या है? सी आपका सही आंसर है, क्योंकि इसमें पूछा गया था कि आपकी जो कॉन्ट्रा एंट्री है वो कहाँ बनती है, तो वो 3 कॉलम वाली कैश बुक में बनती है और 2 कॉलम वाली कैश बुक में भी बनती है। और लिखा कहाँ जाता है कॉन्ट्रा? सी लिखा जाता है आपका जनरल फोलियो कॉलम में। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। If credit side of the bank account is greater than the debit side, it indicates, यदि आ, इसको हटा देते हैं, यदि बैंक खाते का डेबिट पक्ष से क्रेडिट पक्ष अधिक है। कौन सी बात कर रहे हैं? बैंक अकाउंट की। और कौन सा आपका कह रहे हैं कि बैंक खाते का डेबिट पक्ष, आपका डेबिट पक्ष जो है वो किससे है अधिक? डेबिट पक्ष जो है क्रेडिट पक्ष से अधिक है। जो आपका डेबिट पक्ष किससे आ रहा है? क्रेडिट पक्ष से ज्यादा आ रहा है। तो पूछा गया है कि क्या इंगित करता है, क्या इंडिकेट करता है? ये बैंक ओवरड्राफ्ट दिखाता है, कैश एट बैंक दिखाता है, या आपका या आपका या आपका ये बैंक बैलेंस दिखाता है, करंट अकाउंट दिखाता है। देखिए पहले मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि बैंक अकाउंट, जैसे बैंक में आपका अकाउंट है तो इसकी भी दो ही साइड होंगी, एक होगी आपकी डेबिट साइड और दूसरी कौन सी साइड होगी? आपकी क्रेडिट साइड होगी। क्या है? ये आपका बैंक अकाउंट है। ठीक है, अब इसमें डेबिट साइड में आप जितना भी अब इसमें एंट्री कौन करता है? बैंक में। बैंक में यदि आपका अकाउंट है तो क्या आप एंट्री करेंगे? इसमें नहीं। इसमें कौन एंट्री करता है? आपका बैंक एंट्री करता है, और इस एंट्री को, इस अकाउंट की फोटोकॉपी निकालकर आपको दे देता है। उसको क्या बोलते हैं? उस फोटोकॉपी को, उसको बोलते हैं पासबुक। ठीक है, पासबुक क्या होती है? ये नकल होती है आपके बैंक अकाउंट की, जो आपके बैंक ने आपका अपने ग्राहक का, आप उसके ग्राहक तो हुए, अपने ग्राहक का जो अकाउंट बना रहा है। तो पहले लिख लेते हैं पापा। पापा मतलब पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, विवरण और रुपीज, विवरण और रुपीज या रोकड़। तो बैंक से अगर आप पैसा निकालते हैं तो बैंक क्या करता है? आपके डेबिट में लिख देता है यहां पर। अगर आपने विड्रॉल किया है, पैसा निकाला है आपने, तो वो इधर पैसा लिख देगा। जैसे आपने 10,000 रुपए निकाले तो यहां लिख देगा डेबिट साइड में। आपने फिर निकाले कितने? फिर इधर लिख देगा। फिर निकाले आपने 20,000 रुपए, यहां पर लिख देगा वो। ठीक है, उसके बाद इधर देखेगा कि इसने जमा कितने किए थे। इसने जमा किए थे आपके 5,000, आपने एक बार जमा किए थे, और आपने 10,000 एक बार जमा किए थे। ठीक है, अब यहां पर अगर हम टोटल करें इनका, दोनों साइड का यहां टोटल करें, तो हम देखेंगे डेबिट साइड कितनी आ रही है। डेबिट साइड आ रही है आपकी 30,000 रुपए। ठीक है, और क्रेडिट साइड कितनी आ रही है? कुल 15,000 रुपए। ठीक है, 15,000 रुपए आ रहे हैं। तो ये जो बैलेंस आ रहा है कितना आएगा? बैलेंस आएगा आपका 15,000 रुपए का। ये जो बैलेंस है, इस बैलेंस को क्या कहेंगे? अभी मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले, इसको क्रेडिट बैलेंस कहेंगे, डेबिट, इसको कहेंगे डेबिट बैलेंस। क्योंकि डेबिट साइड ज्यादा हो गई क्रेडिट साइड से, मतलब डेबिट साइड ज्यादा है किससे? क्रेडिट साइड से। क्रेडिट साइड से आपकी डेबिट साइड ज्यादा है। और जब ऐसा होता है तो इसको ही पूछा है, तो इस कंडीशन में क्या कहते हैं? डेबिट साइड ज्यादा हो रही है। देखिए जिधर मुंह फटा होता है इस निशान का, उधर बड़ा होता है, याद रखना। ठीक है, तो डेबिट साइड ज्यादा आ रही है, क्योंकि डेबिट में कितना था? 30,000 रुपया था, और क्रेडिट में कितना था? यहाँ पर क्रेडिट में था केवल 15,000 रुपए। तो इस सिचुएशन को क्या कहते हैं? तो इस सिचुएशन का मीन्स ये है कि आपने बिजनेस में जितना जमा किया था बैंक में पैसा, उससे ज्यादा निकाल लिया। और जब जमा से ज्यादा निकाल लेते हैं, पहली बात तो ये फैसिलिटी एक ही अकाउंट में मिलती है, उसे कहते हैं करंट अकाउंट। ठीक है, और इसको हिंदी में बोलते हैं चालू खाता। ठीक है, चालू खाता। और ये खाता किसका होता है? एक बिजनेसमैन का होता है, और किसी का नहीं होता। तो ये फैसिलिटी करंट अकाउंट में मिलती है कि आप कम, अपने जमा से ज्यादा भी पैसा निकाल सकते हो। तो जमा तो थे आपके 15,000, निकाल लिए कितने आपने? 30,000। तो ये जो 15,000 रुपए फालतू दिए हैं, एक्स्ट्रा बैंक ने दिए हैं, इसको बोलते हैं ओवरड्राफ्ट। क्या बोलते हैं इसको?
बैंक ओवर ड्राफ्ट इसको कहते हैं, बैंक अधिविकर्ष इसको कहते हैं। ठीक है, बैंक अधिविकर्ष यानी कि बैंक का ये आप पर कर्जा है, ये आपको याद रखना है। तो सही आंसर क्या होगा आपका? बैंक ओवरड्राफ्ट। यहाँ से काफी चीजें क्लियर हुई हैं। आपको ये भी पता चल गया कि आपके जो घर पर पासबुक रखी होती है उसमें आप कुछ नहीं लिख सकते, वो बैंक की होती है। बैंक अपने यहाँ जो आपका अकाउंट बना के रखता है, उस अकाउंट की फोटो कॉपी करके, उस अकाउंट की जो एंट्री करके आपको दे देता है कि देखो मैंने आपके ये पैसे जमा कर रखे हैं, ये आपके मैंने निकाले हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कैश इनफ्लो? कैश इनफ्लो क्या नहीं है? देखिए पहले मैं अब बता दूं आपको, अंतः प्रवाह रोकड़ का क्या नहीं है पूछा है। तो इनफ्लो क्या होता है, मान लेते हैं ये है हमारा बिजनेस। ठीक है, ये क्या है हमारा? ये है हमारा भाई बिजनेस। ठीक है, और बिजनेस में अगर पैसा आ रहा है, बिजनेस में पैसा आ रहा है, तो इसको बोलते हैं इनफ्लो। इसको क्या बोलते हैं? इनफ्लो। अंतः प्रवाह, पैसे का अंदर आना। और अगर पैसा बाहर जाता है तो इसको बोलते हैं आउटफ्लो। ठीक है, इसको और अच्छे से पढ़ेंगे हम कैश फ्लो स्टेटमेंट में। एक इसका अलग से वीडियो बनेगी आपकी, चैप्टर जब हम इस चैप्टर को करेंगे, और इसके टोटल क्वेश्चन जो जो बीपीएससी पूछता है उन सभी क्वेश्चन को हम देखेंगे इस वीडियो में। चलो तो आज तो बस हम इतना देख रहे हैं कि इनफ्लो क्या है, आउटफ्लो क्या है। तो पैसा आना बिजनेस में इनफ्लो, पैसा जाना आउटफ्लो। तो यहाँ पर डिक्रीज इन क्रेडिटर, क्रेडिटर कौन होते हैं? जिन्हें आप पैसा दोगे। ठीक है, तो जब इन्हें पैसा आप दोगे तो पैसा देने से बताइए बिजनेस में पैसा आएगा जाएगा? जाएगा। तो इसका मतलब ये इनफ्लो नहीं हो रहा। तो इसका मतलब पहला ही आंसर, पहली बात तो सही आ रहा है। भाई पहला ही आंसर आपका क्या कह रहा है कि सही है। और चेक कर लेते हैं, कुछ क्वेश्चन तो गलत नहीं है, आगे भी चेक करना है आपको जरूर। और बिहार में तो आपको पता है कि क्या दिया जाता है, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन और भी दिया जाता है, दो ऑप्शन दिए जाते हैं यहाँ पर आपको। क्या क्या ऑप्शन दिए जाते हैं कि इनमें से दो, या एक से अधिक, इनमें से एक से अधिक, या इनमें से कोई सा भी नहीं। लेकिन मैं आपसे कहता हूं, आप केवल क्वेश्चन पढ़िए और अपना आंसर निकालिए। क्या आप वेरी शॉर्ट आंसर याद नहीं करते हो? तो वेरी शॉर्ट आंसर हो गया ना कि अंतर प्रवाह क्या होता है। नीचे देख लो, किससे नहीं होगा? आपको पता हो गया कि पैसा आएगा तो इनफ्लो होगा। तो देखिए आपने डेटर्स को पैसा दिया तो इससे तो इनफ्लो नहीं हो रहा, और ये यही पूछ रहा था, आंसर हो गया। फिर देखिए डेटर्स, डेटर्स कौन है? क्रेडिटर्स को तो आपने पैसा दिया, और डेटर्स कौन है? जिनसे आप पैसा लोगे, जिसको आपने उधार माल बेचा है, वो आपके कर्जदार हैं। आप उनके घर जाते हैं, चाय पीने नहीं, पैसा मांगने जाते हैं, और उनसे कहते हैं लाओ मेरा पैसा दे दो। वो क्या है? आपके डेटर्स। तो वो तो पैसा देंगे। तो इससे क्या होगा? अगर वो कम हो जाते हैं, इसका मतलब उन्होंने पैसा दिया। अगर वो डेटर्स आपके कम हो गए, वो कम कब होंगे? जब आपको पैसा दे देंगे। तो इसका तो मतलब ये होगा कि ये इनफ्लो है। तो ये भी इनफ्लो हुआ। ठीक है, और यहाँ पर इशू ऑफ शेयर, ये है आपका, आई लिखना भूल गए, ISSU की, इशू ऑफ शेयर, अंशों का निर्गमन। तो अगर आपने अंश निर्गमित किए हैं, आपकी कंपनी ने शेयर इशू किए हैं, तो शेयर इशू करने से क्या होगा? आपको पैसा मिलेगा, क्योंकि बिजनेस करने के लिए पैसा आ रहा है। तो ये भी इनफ्लो हुआ। और अगर आप सेल कर देते हैं फिक्स एसेट, आपने अपनी मशीन उठाई और अपनी मशीन बेच दी, तो मशीन बेचने से बदले में क्या मिलेगा? आपको पैसा मिलेगा, आपको कैश मिलेगा, आपको रोकड़ मिलेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इससे भी इनफ्लो हो रहा है। लेकिन क्वेश्चन पूछ रहा है ऐसा कौन सा है जिससे इनफ्लो नहीं हो रहा। तो सही आंसर क्या था हमारा? ए ही था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तरवर्ती व्यय जो वर्तमान परिसंपत्ति को मूल रूप से अनुमानित स्तरों से परे परिचालन लागतों को कम करने या उत्पादन की गुणवत्ता को सुधार के लिए उपयोगी जीवन अवधि विस्तारित करते हैं, क्या है? और क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए इसका स्टैंडर्ड भी आप अब समझे, स्टैंडर्ड भी काफी ऊंचा होता है इसका। लेकिन ये क्वेश्चन आपका पीजीटी टीजीटी सब जगह पूछ लिया जाता है, नेट वेट कहीं नहीं छोड़ा जाता ये। इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, और बीपीएससी के आप देखेंगे प्रीवियस पेपर में भी तो ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसलिए मैंने इनको यहाँ पर शामिल किया है। तो यहाँ सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर पूछे गए हैं। एक्सटेंड द यूजफुल लाइफ, इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ आउटपुट, रिड्यूस द ऑपरेटिंग कॉस्ट एंड एग्जैक्टिंग एसेट बियॉन्ड द ओरिजिनल एस्टिमेट लेवल। देखिए एक ऐसे खर्चे को पूछ रहे हैं जो एक तो आपकी कॉस्ट को कम कर देते हैं, जो आपकी कॉस्ट को कम कर देते हैं, उन खर्चों को ये पूछ रहे हैं। दूसरा ये क्या करते हैं? कैपेसिटी बढ़ा देते हैं, काम करने की क्षमता बढ़ा देते हैं, क्वालिटी आउटपुट की और भी बढ़ा देते हैं, इंप्रूव कर देते हैं क्वालिटी। तो ये खर्चे क्या कहलाते हैं? क्या ये कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं, डेप्थ और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं, या नन ऑफ द अबव इनमें से कोई सा
नहीं होता। तो बात समझिए पहले क्या है। देखिए आप 100 डब्बे बनाते हो, आप 100 बॉक्स बनाते हो, ठीक है, 100 बॉक्स बनाते हो और ये 100 बॉक्स आपके 1000 रुपए में बनाए जाते हैं, ठीक है। और आपकी एक मशीन लगी हुई है जो इस मशीन का काम करती है। ये है आपकी मशीन, ठीक है। ये मशीन लगी हुई है डब्बे बनाने की। इसकी कैपेसिटी इतनी है कि बस ये इतना ही डब्बा बना सकती है। अब आपने क्या काम किया, तो यहाँ पर आपकी जो थी कॉस्ट कितनी आ रही थी, आपने 1000 डब्बे बनाए और कितना 100 डब्बे बनाए 1000 रुपए के। तो 100 से डिवाइड करेंगे तो आपका कितना आ गया, 10 रुपए की कॉस्ट यहाँ पर आ रही है। लेकिन अगर आपने अब इसकी जगह आपने एक बड़ा सा खर्चा किया और एक मशीन, अब की बार नए डिजाइन की मशीन लेकर आए हैं, अब की बार आप नए डिजाइन की मशीन लेकर आए हैं और ये मशीन क्या कर रही है, ये मशीन आपके 25 ये आपकी जो ये मशीन है, ये आपके जो डब्बे बना रही है, तो ये डब्बे बना रही है आपके 250। इसने 250 डब्बे बना दिए एक मशीन और आने से। अब आपके पास दो मशीनें हो गई। अब देखते हैं आपके 250 डब्बे बन गए और रुपए कितने आए हैं वो भी देखते हैं। रुपए आए आपके 2000। 2000 रुपए में 250 डब्बे बन गए। तो एक डब्बे की कॉस्ट कितनी आई वो देखते हैं। तो 2000 को यदि हम डिवाइड कर लेते हैं 2500 से, तो यहां अगर हम डिवाइड करते हैं तो जीरो से कैंसिल कर देते हैं जीरो को, और 25 8 जा होते हैं आपके 200। तो अब आ रहे हैं 8 रुपए की कॉस्ट। अब आप देखिए पहले कॉस्ट कितनी आती थी, 10 रुपए की। अब कॉस्ट कितनी आ रही है, 8 रुपए की। क्यों आई, क्योंकि आपने एक बड़ा सा खर्चा कर दिया। आप एक नई मशीन ले आए और मशीन को क्या बोलते हैं आप, फिक्स एसेट बोलते हैं। तो आपने क्या बढ़ा दी, फिक्स एसेट बढ़ा दी और नए तरह की बढ़ा दी। तो इससे क्या हुआ, कॉस्ट भी कम हो गई और आपके जो बिजनेस की कैपेसिटी थी वो भी बढ़ गई है, इंप्रूव हो गई है। अब आप ज्यादा यूनिट बनाने लगे। तो जब आप फिक्स एसेट खरीदते हैं और इस तरह के खर्चे जो कहलाते हैं, तो ये कौन से कहलाते हैं, ये कहलाते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो खर्चे होते हैं जो आपके रोजमर्रा के होते हैं या आपके बार बार होते हैं, जिनका बेनिफिट आप 1 साल तक ही ले सकते हैं, उससे ज्यादा उनका बेनिफिट नहीं ले सकते। जैसे आप अगर सैलरी दे रहे हैं किसी को, तो इस साल की सैलरी पे जो भी तय हुआ होगा वो पर ईयर पैकेज पर, मान लेते हैं आपको किसी ने 5 लाख रुपए, आपने किसी को 5 लाख रुपए के लिए हायर्ड किया है और उसको 1 साल के लिए 5 लाख रुपए दे दिए। तो ये 5 लाख रुपए इसी साल काम करेंगे, अगले साल आपसे वो फिर मांगेगा। तो इस तरह के जो एक्सपेंसेस होते हैं, इस तरह के जो व्यय होते हैं, ये कहलाते हैं आपके रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और अगर डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की बात करें, स्थगित आगम व्यय, तो ये ऐसे खर्चे होते तो रेवेन्यू ही है, ये होते तो हैं ये रेवेन्यू, मतलब इनका बेनिफिट आपको ज्यादा हमेशा के लिए नहीं मिलता, ये बिजनेस की कैपेसिटी नहीं बढ़ाते, लेकिन आपकी सेल को इंक्रीज कर देंगे। कैसे, जैसे आपका एडवर्टीजमेंट, आप एडवर्टाइजमेंट करते हैं तो एडवर्टाइजमेंट का खर्चा आप, जैसे आजकल आपको पता ही है एडवर्टाइजमेंट जो हो रहे हैं स्टार, वो काफी महंगे होते हैं। तो अगर वो 1 करोड़ का हुआ तो क्या 1 करोड़ आप अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिख दोगे खर्चा, इससे तो आपका बिजनेस प्रॉफिट भी नहीं दिखा पाएगा। इसलिए आप क्या करेंगे, आप इसको आप इसको क्या करेंगे, 20 साल तक 5-5 लाख रुपए आप हर साल P&L में दिखाते जाएंगे। तो इसलिए आप इसको क्या कर रहे हैं, रेफर करते जा रहे हैं इस खर्चे को आगे की सालों में। तो इसको बोलते हैं डेफर्ड। डेफर्ड से याद रखना, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो सही आंसर क्या था यहाँ, कैपिटल। अब आप याद रखना, एक बार मैं रिवाइज करा देता हूं आपको। देखिए जो खर्चे ऐसे होते हैं जो आपकी सेल को इंक्रीज करते हैं और 1 साल तक बेनिफिट देते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जो बिजनेस की कैपेसिटी को बढ़ाते हैं, वो होते हैं आपके कैपिटल एक्सपेंडिचर, जो फिक्स एसेट में पैसे लगाते हो आप। और डेफर्ड ऐसे होते हैं जिस खर्चे को आप पूरे को एक ही साल में नलिफाई या रिटर्न ऑफ नहीं कर सकते, खत्म नहीं कर सकते, कई कई साल तक आप रिटर्न ऑफ करते हो, खत्म करते हो, वो कहलाते हैं आपके डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो सही आंसर आपका ए था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। खाता बही में कितने खाने होते हैं। अब बात की गई है यहाँ पर खाता बही। अब खाता बही की अगर हम बात करें तो खाता बही क्या होता है, सिंपल आपका अकाउंट ही होता है। खाता बही जो लेजर होता है, लेजर के अंदर क्या बनाए जाते हैं, काफी अकाउंट बनाए जाते हैं। तो ये जो अकाउंट्स बनाए जाते हैं, इसकी दो साइड होती है। पहली बात, इसमें कॉलम कौन कौन से होते हैं, इसमें कॉलम होते हैं, देखिए इसके कॉलम आपके मैं बना देता हूं,
इसके कॉलम होते हैं, देखिए पहला कॉलम होता है आपका डेट, पहला कॉलम क्या होता है आपका डेट, दिनांक। दूसरा कॉलम होता है आपका पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स मतलब विवरण। और तीसरा कॉलम होता है आपका जेएफ, जर्नल फोलियो, जर्नल से जो एंट्री आई है, रोज नाम से जो एंट्री आई है वो किस पेज से आई है वो यहाँ लिख देते हैं। और उसके बाद होता है आपका रुपीज अमाउंट। तो 1 2 3 4 आपके कितने कॉलम हो गए, 4। लेकिन ये देखिए कौन सी साइड है, डेबिट साइड। अभी मैंने केवल डेबिट साइड की बात की है, अभी मैंने दूसरी साइड की यहाँ पर आपसे बात नहीं की है। तो अगर यहाँ पर देखें दूसरी साइड में क्या होता है, यहाँ भी यही रिपीट होते हैं। एक डेट होगा, एक पर्टिकुलर्स होगा, एक जेएफ होगा और एक अमाउंट होगा। तो 4 इधर 4 इधर, टोटल कितने हो गए आपके 8 कॉलम। तो सही आंसर क्या होगा आपका सी, 8 कॉलम होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रोकड़ बही का शेष दिखाता है बैलेंस ऑफ द कैश बुक। अगर आप कैश बुक को बनाते हैं, कैश बुक आप बना रहे हैं, तो कैश बुक का जो आपका शेष होगा, बैलेंस होगा, वो आपका क्या होता है। पहली बात तो आपको ये याद रखना कि ये हमेशा आपका डेबिट बैलेंस दिखाएगा, ये आपको याद रखना है। क्योंकि अगर आपके बिजनेस में बिल्कुल भी पैसा नहीं हुआ, तो आपके खर्चे ज्यादा हुए, पैसा कम हुआ, तो वो बिजनेस कहाँ चलेगा, बंदी हो जाएगा। इसलिए आप याद रखना रोकड़ बही का जो होता है, रोकड़ अकाउंट का या कैश अकाउंट का जो बैलेंस होता है वो आपका डेबिट बैलेंस होता है। और इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, ऋणी, ऋणी होता है ये, ठीक है। और ये दिखाता क्या है आपका रोकड़ बही का, अगर आपके रोकड़ में डेबिट है तो ये दिखाता है कि आपका अमाउंट डिपॉजिट है बैंक में, या आपका दिखाता है डिफरेंस बिटवीन इनकम एंड एक्सपेंडिचर, या ये दिखाता है आपका टोटल एक्चुअल इनकम के टोटल एक्चुअल कितनी इनकम हुई, या ये दिखाता है टोटल कैश अवेलेबल कि आपके पास कितना कैश अवेलेबल है, मतलब कितना कैश आपके पास उपलब्ध है। तो बिल्कुल सही ये दिखाता है कितना कैश आपके पास उपलब्ध है। अगर बात करें कि इनकम, इनकम तो आपका ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिखाते हैं, ये नहीं दिखाता। बैंक के बैलेंस की बात करें तो वो तो बैंक अकाउंट दिखाता है और कोई अकाउंट नहीं दिखाता। ये तो बस इतना बताता है कि आपके पास रोकड़ में कितनी रोकड़ है आपके कैश अकाउंट में, ठीक है। तो आपके पास आपके बिजनेस में कितना पैसा है वो दिखाता है आपका आ, रोकड़ बही का शेष, ठीक है, कुल उपलब्ध रोकड़। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक बैंक खाते का क्रेडिट शेष प्रदर्शित करता है। जो आप बैंक में, ये मैंने आपको अभी बताया था, अगर बैंक में आप देखेंगे बैंक अकाउंट जो आपका होता है उसकी फोटोकॉपी, सेम कॉपी उसकी आपके हाथ में भी बैंक दे देता है और उसको बोलते हैं पासबुक। तो कभी आप पासबुक में देखना, पासबुक में जो निकाली गई रकम होती है वो हमेशा डेबिट साइड लिखी होती है और जमा की गई रकम हमेशा क्रेडिट साइड लिखी जाती है। ऐसा भी बना लेते हैं। और आपकी जो पासबुक इस तरह की कुछ होती है, अगर मैं आपको पासबुक दिखाऊं तो पासबुक आजकल इस तरह की होती है। और यहाँ पर होती है आपकी डेट, यहाँ आपके पर्टिकुलर्स विवरण, यहाँ होता है आपका डेबिट अमाउंट और यहाँ होता है क्रेडिट अमाउंट। तो जो भी पैसा बैंक में से आप निकालते हैं यहाँ लिखोगे, और जो भी जमा करते हो उसको निकालोगे, निकालेंगे तो यहाँ, और जमा करेंगे तो आपका पैसा आता है क्रेडिट में, अगर आप बैंक में पैसा जमा करोगे। अब ये पूछ रहा है कि क्रेडिट सेट्स क्या दिखाता है। अगर आपका क्रेडिट ज्यादा हो गया तो ये दिखाता है कि आपका बैंक में पैसा जमा है। और अगर आपका पैसा बैंक में जमा है तो वो आपके ऊपर तगादा है या आपकी संपत्ति है, तो वो आपकी संपत्ति होती है, वो आपकी क्या होती है, वो आपकी एसेट होती है, ठीक है। कौन सा शेष, क्रेडिट शेष की बात हो रही है बैंक खाते की। तो बैंक खाते का क्रेडिट शेष क्या दिखाता है आपका, ये दिखाता है आपकी एसेट्स के बैंक में आपका पैसा जमा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट इज नामात्र खाते में डेबिट शेष प्रदर्शित करता है। नामात्र खाता मतलब नामात्र खाता नॉमिनल अकाउंट शो। नॉमिनल अकाउंट क्या होता है, लेकिन नॉमिनल अकाउंट में बताऊं अगर आपको, मैंने आपको बताया था एक तो होता है आपका पर्सनल अकाउंट, एक तो होता है पर्सनल अकाउंट, एक होता है आपका रियल अकाउंट और एक होता है आपका नॉमिनल अकाउंट। ये आपके 3 अकाउंट होते हैं। कौन सी अप्रोच हमने कल देखी थी, कल की वीडियो में डिस्कस की थी। ये अप्रोच होती है आपकी ट्रेडिशनल अप्रोच। और जो आपकी मॉडर्न अप्रोच होती है वो क्या बताती है कि आपके अकाउंट कितने तरह के होते हैं, 5 तरह के। कैसे बताया था मैंने, क्लियर, CLEAR मतलब कैपिटल, एक आपका अकाउंट होता है कैपिटल और दूसरा अकाउंट होता है आपका लाइबिलिटी, एक अकाउंट होता है आपका एक्सपेंसिव मतलब खर्चे, और एक अकाउंट होता है आपका एसेट्स, और एक अकाउंट आपका इन लास्ट अकाउंट यहाँ पर आपका होता है रेवेन्यू। तो इस तरह से आपके ये
5 ये होते हैं आपके मॉडर्न अप्रोच में, और ये ट्रेडिशनल अप्रोच में आपके 3 होते हैं। तो रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट में क्या आते हैं, जितने भी पर्सन होते हैं उनके नाम। अब वो पर्सन नेचुरल भी हो सकते हैं, आर्टिफिशियल भी हो सकते हैं, और रिप्रेजेंटेटिव भी हो सकते हैं। नेचुरल पर्सन हो सकते हैं, जैसे नेचुरल पर्सन हो सकते हैं जैसे मोहन, सोहन, रोहन और बंटू, बबली। ये सब क्या है, नेचुरल पर्सन है। आर्टिफिशियल होते हैं जिसको हम बनाते हैं, जैसे हमने कोई फर्म बनाई, हमने हक आपका बनाया। हक आपका, आपका चैनल है आपका, तो हक आपका, ये जो चैनल का अकाउंट होगा, ये कौन सा अकाउंट होगा, ये अकाउंट आपका इसमें आ जाएगा आपका आर्टिफिशियल अकाउंट में। रिप्रेजेंटेटिव होते हैं आपके 4, आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, एक्रूड, अनएक्रूड, ये आपको याद रखने हैं। उसके बाद रियल अकाउंट कौन से होते हैं, आपके एसेट के अकाउंट जो होते हैं, संपत्ति खातों को रियल अकाउंट कहते हैं। और नॉमिनल अकाउंट आपके एक्सपेंसेस और इनकम के अकाउंट होते हैं। तो यहाँ पर आपसे पूछा था कि डेबिट अगर बैलेंस आ रहा है कौन से अकाउंट में, आपके नॉमिनल अकाउंट में, तो मैंने बताया इसमें क्या होते हैं, इनकम और आपके एक्सपेंसेस के अकाउंट होते हैं। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं आपका एक नॉमिनल अकाउंट ले लेते हैं। तो नॉमिनल अकाउंट मतलब हम बना लेते हैं आपका नॉमिनल अकाउंट कौन सा होगा, रेंट अकाउंट। आपका हम क्या बनाते हैं, रेंट अकाउंट बनाते हैं। ये कौन सा अकाउंट होगा, नॉमिनली अकाउंट होगा ये रेंट अकाउंट। अब जब आप रेंट पे कर रहे हैं तो रेंट क्या होता है, डेबिट होता है, तो इधर लिख देंगे टू कैश अकाउंट लिख देंगे। रेंट पे किया आपने 5 लाख रुपए का डेबिट साइड में, और इधर क्या है, क्रेडिट साइड। तो अब आप देखिए यहाँ पर आपका, आपने जो पेड किया है, आपने जो पेड किया है कैश में, आपने पेड किया है 5,000 रुपए का रेंट, बस, और कहीं कुछ नहीं है। तो अब आप देखिए ये जो डेबिट बैलेंस आ रहा है, डेबिट में पैसा आ रहा है, ठीक है, और इसका बैलेंस लिखेंगे कहाँ, क्रेडिट में। तो बैलेंस कौन सा कहलाएगा, आपका डेबिट बैलेंस। तो डेबिट बैलेंस आ रहा है, तो ये क्या दिखा रहा है, आपका खर्चा दिखा रहा है, आपका एक्सपेंस दिखा रहा है। इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट होगा कि आपका नॉमिनल अकाउंट क्या दिखाता है, एक्सपेंसिस दिखाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यक्तिगत खाता है। अभी मैंने आपको पहचान कराई थी कि पर्सनल अकाउंट कौन से होते हैं। एंजल का खाता पर्सनल अकाउंट होगा, नानू का खाता पर्सनल अकाउंट होगा, सबका ये पर्सनल अकाउंट होता है। तो ये अभी मैंने बताया था व्यक्तिगत खाते ये होते हैं। तो अब आपको क्या है, यहाँ पर आपसे पूछा था कि बताइए इनमें से कौन सा व्यक्तिगत खाता है। अब आप ऐसे ही नाम को पहचान कीजिए, पशुधन, लाइव स्टॉक, और आपका देय विपत्र, और रेंट, एक्रूड और गुडविल। तो आपका गुडविल क्या होता है, ये आपकी एसेट होती है, ठीक है। और आपका ये क्या हो जाएगा, रियल अकाउंट हो जाएगा। उसके बाद ये आपका है रेंट एक्रूड, तो ये आपका क्या हो जाएगा, अर्जित किराया। अर्जित किराया क्या हो जाएगा, ये आपका अर्जित मतलब एक्रूड। और मैंने अभी आपको बताया था आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, ये तो दो एक्सपेंसेस हो सकते हैं दो तरह के। ऐसी आपकी इनकम हो सकती है, एक्रूड हो सकती है और अनएक्रूड होती है। तो ये कौन से अकाउंट होते हैं आपके, ये होते हैं आपके रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। और पर्सनल अकाउंट इसने पूछा है, इसने ये थोड़ी कहा है कि रिप्रेजेंटेटिव ना हो, कुछ भी हो बट पर्सनल होना चाहिए। तो कौन सा अकाउंट आपका हो गया, यहाँ पर रेंट एक्रूड क्या हो गया आपका, ये पर्सनल अकाउंट हो गया आपका। और यहाँ लाइव स्टॉक क्या है, ये भी आपकी संपत्ति होती है, एसेट होती है। आपके पास कितना लाइव स्टॉक है। बिल्स पेबल, ये आपकी लाइबिलिटी होती है, किसको कितना पैसा देना है। तो इसलिए आपका सही आंसर क्या होगा, यहाँ पर आंसर आपका सी इज करेक्ट। ठीक है, सी आंसर आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। निम्नलिखित में से किस मद का क्रेडिट बैलेंस होता है, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम विल हैव अ क्रेडिट बैलेंस। किसका क्रेडिट बैलेंस होगा, डेफर्ड इनकम का होगा, इनकम अर्न बट नॉट रिसीव्ड, इनकम अर्न की लेकिन रिसीव नहीं की, इनकम आपने अर्न की है लेकिन रिसीव नहीं की, इसका आपका पूछा गया है क्रेडिट बैलेंस किसका होगा। ये डिविडेंड आपने डिक्लेयर किया या आपने डिडक्शन किया है। देखिए मैंने आप डिवेंचर में डिडक्शन किया है। देखिए मैंने आपको याद हो तो मैंने आपको अभी पिछली वीडियो में कराए थे रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट रूल, आपको मैंने कराए थे। तो वहां पर आप देखेंगे कि वहां पर होता क्या है कि जितनी भी आपकी एसेट होती हैं, जितनी भी आपकी एसेट्स होती हैं प्लस जितने भी आपके एक्सपेंसेस होते हैं, इनका तो आपका बैलेंस होता है आपका डेबिट। और जितनी भी आपकी लाइबिलिटी होती हैं, आपकी लाइबिलिटी होती है, आपकी कैपिटल होती है, ठीक है, आपकी कैपिटल होती है, इनका बैलेंस, या आपकी रेवेन्यू होती है, ये भी कुछ चीज बताई थी आपकी रेवेन्यू होती है, तो इनके बैलेंस होते हैं क्रेडिट। और इनकी एक पहचान और है, अगर ये बढ़ते हैं, अगर ये बढ़ते हैं, ये वाले बढ़ते हैं तो ये डेबिट, अगर ये इंक्रीज हो रहे हैं तो डेबिट, ये इंक्रीज हो रहे हैं तो क्रेडिट। अब यहाँ पर देखना हमें ये है कि इसमें से या तो
इसने कहा क्रेडिट बैलेंस किसका होगा, तो हमें पहचान कर रहे हैं रेवेन्यू लायबिलिटी कैपिटल। तो देखिए कह रहा डेफर्ड इनकम, आपकी डेफर्ड इनकम है, आस्थगित आय है, ठीक है, आपकी ये इनकम है, रेवेन्यू हो गई, तो इसका क्रेडिट बैलेंस होगा, है, लेकिन ये है डेफर्ड इनकम, आस्थगित आय। अब ये आपकी आय प्योर नहीं है, आपको मिली नहीं है, ठीक है, ये आपकी क्या है, आस्थगित आय है, तो आस्थगित आय को आप आय नहीं मान सकते। अभी आपकी ये केवल आय आस्थगित ये है कि पिछली साल जो आपको आय हुई थी उसको आपने थोड़ी सी इस साल भी दिखा रखी है, ठीक है। आपकी इनकम अन बट नॉट रिसीव, आपने इनकम कमा तो ली लेकिन आपको मिली नहीं है, जैसे किसी का आपने माल बिकवा दिया, उसने आपको कमीशन नहीं दिया, तो ये क्या है, आपकी एसेट है, इसका भी डेबिट होगा बैलेंस। और यहाँ पर डिविडेंड डिक्लेयर बट नॉट पेड, आपका डिविडेंड डिक्लेयर तो हो गया। देखिए आपने क्या किया था, आपने अपनी जो कंपनी चलाई है वो चलाई है शेयर कैपिटल से, शेयर कैपिटल से आपने शेयर इशू किए हैं, और जिन जिन लोगों ने आपके शेयर खरीदे हैं वो कौन है, आपके शेयर होल्डर हैं। अब आप उनको बदले में क्या देंगे, डिविडेंड देंगे। तो कंपनी को जब प्रॉफिट होगा तो कंपनी क्या करेगी, इस प्रॉफिट में से डिविडेंड में निकाल के दे देगी। लेकिन आपको पता हो कि ये डिविडेंड अभी आपने निकाल कर रखा है लेकिन पेड नहीं किया है, अभी आपने प्रपोज किया है, बताया कि इतना हमें डिविडेंड देना है। लेकिन जब आपकी एक एनुअल जनरल मीटिंग होती है, एजीएम होती है, उस एजीएम में पता होता चलता है कि आप ये जो शेयर होल्डर होंगे ये इस डिविडेंड को इतना ही लेंगे या कम कम करेंगे, ज्यादा तो नहीं कर सकते, क्या ये कम करेंगे। तो ये जो है आपने डिविडेंड, ये आपने प्रपोज कर दिया लेकिन पेड नहीं किया, तो ये क्या बन गई, कंपनी की लाइबिलिटी बन गई। तो ये लाइबिलिटी बन गई, और लाइबिलिटी क्या होती है, ये रही लाइबिलिटी, क्रेडिट होती है, तो सही आंसर यही आ गया आपका, ये लाइबिलिटी है, डिविडेंड डिक्लेयर बट नॉट पेड, और इसका बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट, क्योंकि मैंने बताया है रेवेन्यू लाइबिलिटी कैपिटल इनका बैलेंस हमेशा क्रेडिट होता है। डिडक्शन इन द इशू ऑफ डिबेंचर, अगर आपने डिबेंचर में डिडक्शन कर दी, आपने पैसा कम कर दिया, इनका पेमेंट कर दिया, तो क्या है, क्रेडिट होगा, नहीं, ये तो खर्चा है, ये आपका डेबिट होगा। तो आपका सही आंसर क्या होगा, यहाँ पर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। रोकड़ बही का एक उदाहरण है, कह रहे हैं कैश बुक इज अ एग्जाम्पल ऑफ, जो आपका कैश बुक बनाई जाती है, क्या ये जर्नल जर्नल होता है, सामान्य रोजनामचा होता है, या आपका ये या आपका ये स्पेशल जर्नल होता है, विशेष जर्नल होता है, या ए और बी दोनों होते हैं, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये होता है आपका जर्नल जर्नल होता है, सामान्य जर्नल। देखिए ये आपकी प्राइमरी बुक का भी काम करती है, क्योंकि जब आप जर्नल करते हैं तो जर्नल के साथ ही आप अलग से कैश बुक बनाते हैं। तो आप क्या करते हैं, इस कैश बुक को आप जितने भी पैसा कैश आएगा, कैश की एंट्री यहाँ पर लिखते जाते हैं, और साथ में जो अदर एंट्री है वो जर्नल में लिखते जाते हैं, इसलिए क्या बन जाती है, जर्नल। एक जर्नल ही होती है, ये भी एक जर्नल का काम कर रही है। जर्नल एंट्री जर्नल में ना करके आप सीधे क्या कर रहे हैं, आप कैश बुक में कर रहे हैं। जैसे अगर आपने किसी को पेमेंट किया, रेंट का पेमेंट किया, तो सीधा आप यहाँ लिख देंगे रेंट बाय रेंट अकाउंट, ठीक है, कहाँ लिखा, ये कैश बुक में लिखा। जबकि आपको पता है कि पहले आप वाउचर बनाते हैं, उसके ट्रांजेक्शन होते हैं, फिर वाउचर बनाते हैं, फिर आप रिकॉर्डिंग करते हैं, और रिकॉर्डिंग आप जर्नल में करते हैं। लेकिन अगर आप कैश बुक बना रहे हैं तो जर्नल में करने की जरूरत नहीं होती, सीधा यहीं से ट्रांसफर हो जाएगी आपके लेजर में। तो सही आंसर क्या होगा, इसका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहे हैं 1 जनवरी 2012 को एक्स ने वाई पर 3 माह का एक बिल लिखा, 20,000 रुपए का बिल लिखा, बिल बैंक से अब 100 रुपए के स्टाम्प बट्टे पर बट्टा कर लिया, भुना लिया, भुगतान की तिथि पर बिल का अनादरत हो गया, एक्स की बहियों में अनादरत हेतु बैंक खाता क्रेडिट होगा, तो बैंक खाता कितने से क्रेडिट होगा। पहले आप सुन लीजिए ये बिल है क्या, पहले थोड़ी सी मैं इसकी बात बता देता हूँ आपको। देखिए एक था आपका ए और एक था आपका इधर बी। ए कौन था, ये आपका सेलर था, सेलर किसको कहते हैं, विक्रेता को कहते हैं, और इधर आपका परचेजर था, क्रेता का था। आपका कौन था, ये परचेजर था, इसने माल परचेज किया। तो इस सेलर ने इसको आज 1 जनवरी को आज 1 जनवरी 2012 को 10,000 कितने का, 20,000 रुपए का गुड्स बेचा, ठीक है, ये किसको बेच दिया, बी को बेच दिया। अब बी ने कहा ठीक है, मैं आपको जो है मैं आपको पैसा दे दूंगा। तो इसने कहा भाई ऐसे नहीं, बताओ कब दोगे, इसने कहा मैं आपको 3 माह में दूंगा। तो ए ने क्या काम किया, एक ड्राफ्ट बनाया, इस पर लिखा कि मैं बी ए को वचन देता हूं कि आज से 3 महीने बाद 20,000 रुपए का भुगतान ए को करूंगा, ठीक है, ये वचन दिया। ये बिल जाता है किसके पास, बी के पास जाता है, बी इस पर क्या करेगा, सिग्नेचर। तो जैसे ही पहले ये ड्राफ्ट था,
तो जैसे ये ड्राफ्ट बी के पास जाता है, बी के सिग्नेचर हो जाते हैं, तो तुरंत अब ये क्या बन जाएगा ड्राफ्ट, यही बिल कहलाएगा सिग्नेचर होने के बाद। अब ये बिल वापस आ जाएगा, किसके पास आ जाएगा, ये ए के पास। अब बिल किसके पास है, ए के पास, क्या है, बिल है ए के पास। इस पर लिखा हुआ क्या है, बी ने लिख रखा है कि मैं आपको 3 महीने बाद 20,000 रुपए दूंगा। अब होता क्या है, आज जनवरी से बाद फरवरी जैसे आया, तो फरवरी में ए को जरूरत हो जाती है बहुत जरूरी पैसे की। ए को पैसा चाहिए, ए को कहीं से भी पैसा चाहिए। अब ए क्या करता है, ए इस बिल को लेकर पहुंचता है किसके पास, बैंक के पास पहुंच जाता है फरवरी में, किसके पास, बैंक के पास पहुंचता है और कहता है देखिए जी आप मेरा ये बिल ले लीजिए, ये बिल 20,000 रुपए का है, मेरा बिल ले लीजिए, ये बिल कितने का है, 20,000 रुपए का ये बिल है, और इस बिल को आप रख लीजिए, मुझे आप केवल पैसा दे दीजिए। बैंक कहता है मैं आपको पूरा पैसा नहीं दूंगा, मैं केवल 19,500 रुपए दूंगा। एस तैयार हो जाता है, कहता है ठीक है, मुझे आप 19,500 रुपए दे दीजिए। बैंक इसको दे देता है और अब बिल किसके पास पहुंच जाता है, बैंक के पास। जैसे 3 महीने होते हैं, तो ये जो आपका बैंक होता है ये पहुंचता है किसके पास, बी के पास, कहता है आपके नाम का बिल है हमारे पास, लीजिए बिल और हमें पैसा दीजिए। लेकिन बी क्या कहता है, पैसा, मैं तो दिवालिया हो गया, मेरा तो दिवाला निकल गया, मेरे पास पैसा नहीं है। अब इस कंडीशन में क्या होता है, आ, बैंक जो होता है वो तुरंत ए से कहता है अरे भाई किसका बिल दिया था, वो तो रद्द हो गया, वो तो अनादर हो गया, वो तो आपका डिसऑनर्ड हो गया, अनादरण हो गया उसका बिल का। तो इस कंडीशन में अब क्या होगा, वो आपसे पूछ रहे हैं कि एक्स की बहियों में अनादरण बैंक खाता क्रेडिट होगा, तो ए अपने यहाँ क्या एंट्री पास करेगा। तो इस कंडीशन में ए जो अपने यहाँ पर एंट्री पास करता है, ए अपने यहाँ एंट्री पास करेगा कि इसको बी से पैसा लेना है, ए के यही कर देता हूं लोग में। तो ए क्या करेगा, बी को करेगा बी डेबिट, और टू किसको देना है, टू बैंक अकाउंट, इसको बैंक अकाउंट को क्या करेगा, वो क्रेडिट करेगा। कितने से, बी से कितने लाने लेने हैं, 20,000 रुपए बी से लेने हैं, किसको देने हैं, 20,000 रुपए बैंक को देने हैं। तो बैंक को क्या कर रहा है, ये क्रेडिट कितने रुपए से कर रहा है, 20,000 से। तो सही आंसर क्या होगा आपका, 20,000। ठीक है, 20,000 यहाँ पर होगा। यहाँ पर जो 100 रुपए का जो शुल्क था, यहाँ 500 नहीं, 100 रुपए की जो छूट थी उसका कोई यहाँ पर चांस नहीं है, आपको तो पूरा पैसा देना पड़ेगा। तो सही आंसर क्या होगा, बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द टर्म इम्प्रेस सिस्टम, इम्प्रेस सिस्टम कहाँ यूज किया जाता है, ये परचेज बुक में, सेल्स बुक में, कैश बुक में या पैटी कैश बुक में। तो ये पैटी कैश बुक में यूज किया जाता है। ऑप्शन आपका डी इज राइट। इम्प्रेस सिस्टम होता क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए जो आपकी पैटी कैश बुक होती है उसमें पैसा एक बार, जो बड़ा कैशियर होता है छोटे कैशियर को 1 महीने के शुरू में कह देता है, अंदाजा पूछता है आपको कितना छोटे मोटे खर्चे के लिए पैसा चाहिए, वो कहता है मुझे चाहिए 10,000 रुपए, तो वो डेबिट 10,000 रुपए इसको दे देता है। अब ये क्या करेगा, ये जो छोटा कैशियर है ये छोटे मोटे खर्चे यहाँ पर देता चला जाएगा, 1,000 यहाँ दिए, 5,000 यहाँ पर दे दिए, और आपने 100 रुपए यहाँ दे दिए, 900 रुपए आपने यहाँ दे दिए, और आपका जो है फिर इसने 2,000 रुपए और दे दिए। इस तरह से पूरे महीने में खर्चा करने के बाद ये देखेगा मेरे पास कितना पैसा बच गया। तो 5, 6 और 7, 5,000, 6,000, और उन्होंने यहाँ पर सॉरी सॉरी ज्यादा पैसे हो गए, ज्यादा दे दिए। तो 1,000 यहाँ दिए, 5,000 यहाँ दिए और 1,000 यहाँ दिए। ठीक है, और यहाँ पर इसने दिए थे केवल 100 रुपए यहाँ दिए और 400 रुपए यहाँ दिए। तो अब इसने इसका देखिए आप, 10,000 रुपए थे इसके पास, कितना खर्च कर दिया इसने, 5, 6, 7, 7,500, कितने खर्च कर दिए, 7,500। तो ये अब इसके पास कितना पैसा बचा, अब इसके पास जो खर्च करने के बाद बच रहा है वो बच रहे हैं 2,500 रुपए। 10,000 में से 7,500 रुपए कम करके इसके पास 2,500 रुपए बचते हैं। अब छोटा कैशियर के पास कितने बच रहे हैं, 2,500 रुपए। तो बड़ा कैशियर इस पैसे को दोबारा पूरा करेगा नए महीने, यानी कि नेक्स्ट मंथ में इसे जितना इसने खर्चा करा तो उतने 7,500 रुपए और दे देगा बैंक। क्या करेगा बड़ा कैशियर, इसको 7,500 रुपए और दे देगा, और 2,500 इसके पास बचे हुए थे, तो अब इसके पास कितने हो जाएंगे, 10,000 रुपए दोबारा से हो जाएंगे। तो इस सिस्टम को दोबारा से पूरा वही पैसा कर देना, ये कहलाता है आपका इम्प्रेस सिस्टम, और ये होता है इम्प्रेस अमाउंट। तो इम्प्रेस अमाउंट कितना है,
10,000 रुपए का, जो आपको उसे मेंटेन करके रखना होता है। आपसे एक क्वेश्चन पूछेगा, ऐसा ही आएगा, और बीपीएससी ने पूछा है उसमें कि इंटरेस्ट अमाउंट कौन सा होता है। तो इंटरेस्ट अमाउंट सब सोचते हैं कि भाई क्वेश्चन कैसा देता है, सुन लीजिए। क्वेश्चन कहता है 10,000 रुपए छोटे कैशियर को बड़े कैशियर ने दिए, 7,500 रुपए का उसका टोटल खर्चा हो गया, बताइए इंटरेस्ट अमाउंट कितना है। तो बच्चे क्या करते हैं, कैंडिडेट इसको माइनस करते हैं और कैंडिडेट इसका आंसर देते हैं 2500 रुपए। लेकिन सही होगा इंटरेस्ट सिस्टम 10,000 रुपए। जितना शुरू में ही होता है वही पैसा इंटरेस्ट सिस्टम कहलाता है, जितना उसको शुरू में एडवांस में मिल जाता है। तो इंटरेस्ट जो पैटी कैश बुक होती है इसमें इंटरेस्ट सिस्टम ये लागू होता है खुदरा रोकड़ बही में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अनपेड वेजेस की बात हुई है यहाँ पर। आदत मजदूरी, आदत मजदूरी क्या होती है, आपने किसी बेचारे मजदूर से काम कराया, आप ऐसे नहीं है खैर, किसी दूसरे की बात करते हैं, उसने किसी मजदूर से लेबर से काम कराया और उसको मजदूरी नहीं दी। उससे कह दिया कि जो आपकी मजदूरी है, जो आपकी वेजेस है, वो आपकी वेजेस जो मिलेगी, वो आपकी वेजेस अभी नहीं है, वो आपकी नेक्स्ट ईयर मिलेगी, क्योंकि अब 1 महीना बच रहा है साल पूरा होने में। 15 मार्च है आज, 31 मार्च को साल पूरी हो जाएगी, तो आपकी बाद में दी जाएगी। आपने उसको पैसा नहीं दिया तो वो आपके ऊपर क्या हो गई, वो आपके लिए लाइबिलिटी बन गई, तगादा बन गया। मतलब बिजनेस के ऊपर क्या बन गया, लाइबिलिटी बन गया, तगादा बन गया। तो ये कौन सी लाइबिलिटी होगी, आपकी करंट लाइबिलिटी होगी, क्योंकि आपको इसे 1 साल में पेड करना पड़ेगा। 1 साल के अंदर अंदर ये पैसा उस मजदूर को देना पड़ेगा। तो सही क्या होगा आपका, करंट लाइबिलिटी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक व्यापार संगठन की क्रय बही में दर्ज किया जाता है। जो क्रय बही होती है, परचेज बुक जो होती है, उसमें क्या, किस चीज का ट्रांजैक्शन करते हो आप, नगद जो लेन देन होते हैं उनका ट्रांजैक्शन करते हो परचेज बुक में, या परचेज ट्रांजैक्शन, या आपने जो कैश नगद खरीदा है उसका लेन देन लिखते हो आप, उस ट्रांजैक्शन को लिखते हो। जो आपने उधार रॉ मटेरियल खरीदा है उसको लिखते हो, या जो आपने उधार सामग्री खरीदी है आप उसके लिखते हो। तो इसका जो आपका सही आंसर होगा, सही आंसर होगा इसका आपका डी, मतलब क्रेडिट परचेज ऑफ एनी मटेरियल। कोई भी जो भी आपने मटेरियल खरीदा हो, परचेज भी हो सकता है, कोई भी मटेरियल, परचेज इसके अंदर ही आ गया, कोई भी मटेरियल खरीदा हो वो भी कैसा, क्रेडिट। क्रेडिट मतलब उधार। तो अगर आपने उधार कोई माल खरीदा है, मटेरियल खरीदा है, तो उसको आप परचेज बुक में क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। और परचेज बुक को क्या बोलते हैं, क्रय बही बोलते हैं। पीजीटी 2014 4 में क्वेश्चन आया हुआ है, तो इसको आप अच्छे से कर लेना, क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बुक ऑफ प्राइमरी रिकॉर्ड। प्राइमरी रिकॉर्ड की बुक कौन सी नहीं होती है, प्राइमरी रिकॉर्ड की बुक होती है जो जर्नल, जो आपकी जर्नल एंट्री रिकॉर्डिंग करते हैं, या तो ये होती है, या सहायक बुक है, जैसे आपकी कैश बुक है, ये होती है, आपकी सेल्स बुक है, ये होती है, आपकी बिल्स पे बुक है, ये होती है, और ये टोटल 8 होती हैं। ये जर्नल के साथ बनाई जाती है। अगर आपको नहीं पता तो इनको सुन लीजिए। देखिए, एक होती है आपकी कैश बुक, एक होती है आपकी परचेज बुक, एक होती है आपकी सेल्स बुक, एक होती है आपकी परचेज रिटर्न बुक, एक होती है आपकी सेल्स रिटर्न बुक, एक होती है आपकी बिल्स पेबल बुक, एक होती है आपकी बिल्स रिसीवेबल बुक। ये सभी क्या होता, और एक होता है आपका जर्नल प्रॉपर। ये सभी क्या होती हैं, सहायक बुक, सहायक बहियां होती हैं, या इनको कहें प्राइमरी बुक होती है, सब्सिडायरी बुक होती हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये भी सही है, कैश बुक, सेल्स बुक, बिल्स पेबल। लेकिन ऐसा कौन सा है जो आपका यहाँ पर नहीं आ रहा, तो वो क्या है, लेजर। लेजर ऐसा नहीं होता, लेजर में तो ये सारे बैलेंस जाएंगे, लेजर में ये पोस्ट हो जाएंगे, पोस्टिंग हो जाएगी लेजर में इन सब की, इन सब सब्सिडायरी बुक की। तो ये सब्सिडायरी बुक होती है, ये आपकी प्राइमरी बुक नहीं है। तो प्राइमरी बुक कौन सी नहीं है, लेजर। लेजर क्या होता है, ये आपका होता है प्रिंसिपल बुक, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्रेडिट नोट। बुक इन विच क्रेडिट नोट वाउचर आर रिकॉर्डेड। तो क्रेडिट नोट जो रिकॉर्ड किए जाते हैं वो कहाँ रिकॉर्ड किए जाते हैं, सेल्स बुक में, परचेज बुक में, सेल्स रिटर्न बुक में, या परचेज रिटर्न बुक में। पहली बात ये बताइए, क्रेडिट नोट आप कब बनाते हैं। क्रेडिट नोट आप तब बनाएंगे जब आपने किसी को सेल की, माल उधार बेचा, आपने किसी को 10,000 रुपए का माल बेचा, बाद में पता चला माल तो जो था कम का था, तो आपने उसे माल जो दिया था 9,000 का दिया था, आपको पता चला है, तो आप उसके लिए क्या बना रहे हैं, क्रेडिट नोट बना रहे हैं। तो ये क्रेडिट नोट कब बना रहे हैं, जब आपने सेल की। ठीक है, तो अब वो क्या करेगा, आप जो है उसको, दूसरी कंडीशन भी और इसकी क्या हो सकती है, आपने 10,000 रुपए का माल बेचा और उसने देखा कि माल तो खराब है, तो उसने 1,000 रुपए का आपको माल वापस कर दिया।
और 9,000 रुपए का माल रख लिया, तो 1,000 रुपए का आप क्या बनाएंगे, आप बनाएंगे क्रेडिट नोट। ठीक है, क्रेडिट नोट बनाएंगे। कब बनाओगे आप, जब वो 1,000 रुपए का माल वापस भेज रहा है, मतलब आपकी जो सेल थी वो रिटर्न हो रही है, विक्रय वापसी के समय पर। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, सेल्स रिटर्न। जब आपका माल वापस होगा तब आप क्या बनाएंगे, क्रेडिट नोट बनाते हैं। या क्रेडिट नोट नोट कहाँ लिखते हैं आप, सेल्स रिटर्न बुक में लिखते हैं। तो आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो को अच्छी लगी है तो वीडियो लाइक करना, और यही हमारे लिए आपका मोटिवेशनल होगा। एंड आई एम टेलिंग ऑल्सो वन थिंग मोर, आई नीड योर सपोर्ट ऑल्सो। प्लीज इफ यू आर न्यू ऑन आवर चैनल, सो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। सो मिलते हैं नए वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।